Friends, welcome on Yourpedia. Or Yourpedia is the one of the best platforms on which you are getting the free mentoring for your upcoming exam of उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आपका प्रिलिमिनरी और मेंस डिक्लेयर हुआ है फॉर स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स। और उसमें इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के 22 टॉपिक्स प्लस हिंदी और आपका जनरल अवेयरनेस, वो 150 नंबर का प्री एंड देन मेंस डिक्लेयर हुआ है। हमारी ये वीडियोस आपके इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड हम कंटेंट शेयर कर रहे हैं, वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड आई कैन सेफली टेल यू दैट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग विद द मेंटर्स ऑफ योरपीडिया तो आपको बहुत बेनिफिट होगा और आप अच्छी प्रिपरेशन कर पाएंगे। मेरा आज का ये वीडियो है, ये एक ऐसे टॉपिक के बारे में है जो आपके 22 टॉपिक्स में से 2 जगह पे कवर होता है। ये एक सब टॉपिक है जिसको एर्गोनॉमिक्स बोलते हैं, जिसको ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। और ये एर्गोनॉमिक्स या ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल सेफ्टी जो 6 नंबर का आपका टॉपिक है इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में, और आपका हैंडलिंग एंड स्टोरेज जो आपका 18 नंबर का टॉपिक है 22 में से, इन दोनों टॉपिक्स में एर्गोनॉमिक्स आता है। एर्गोनॉमिक्स बेसिकली एक फील्ड ऑफ स्टडी है जो ह्यूमन बीइंग और उसके वर्क प्लेस के बीच में अडेप्टेबिलिटी से रिलेटेड है, कि जब हम काम करते हैं अपने वर्क प्लेस में तो हम किस तरह से सेफ होकर काम करें जिसमें हमें कंफर्ट भी मिले और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो इसमें 3 चीज़ आती है। एक तो हमारी अपनी सेफ्टी, कि हमें जो जॉब रिलेटेड या ऑक्यूपेशनल हजार्ड ना हो, हमें कोई डैमेज ना हो, जैसे कई बार आपकी बैक एक आ जाती है या गलत पोस्चर की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं, वो ना हो, आंखों पे स्ट्रेन ना पड़े। तो मतलब जो भी हमारी हेल्थ से रिलेटेड हमारा काम हमें हेल्थ को इम्पैक्ट ना करे, तो सेफ्टी एक पार्ट है उसका। दूसरा कंफर्ट, कि ऑब्वियसली कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए अगर कहीं पे क्लीनलीनेस होगी, वॉशरूम्स होंगे, आपका एयर कंडीशनड होगा, तो हम कंफर्टेबल फील करेंगे, जिससे हमारी आउटपुट ज़्यादा आएगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो एर्गोनॉमिक्स 3 चीज़ पे फोकस करता है, हमारी सेफ्टी जिसमें हेल्थ भी आता है, दूसरा हमारा कंफर्ट, और तीसरा हमारी प्रोडक्टिविटी। ये तीनों चीज़ों के लिए कैसा हमारा जो वर्क स्पेस डिज़ाइन होना चाहिए, क्या क्या उसमें चीज़ों का हमें ख्याल रखना है, और हमें अपनी बॉडी को किस तरीके से पोस्चर जेस्चर बनाने हैं, ये सारा आपका एर्गोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे। बहुत सी डायग्राम्स आती हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, जो मैं डायग्राम्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा, कि हमारे थाइज हॉरिजॉन्टल होने चाहिए बैठते टाइम, या हमारा आइज का लेवल और कंप्यूटर स्क्रीन का लेवल क्या होना चाहिए, या हमारा जो वर्क स्पेस है आगे वहाँ पे हमारा आर्म्स की स्प्रेडिंग कितनी होनी चाहिए, फटीग किस चीज़ से होती है, या MSD मस्कुलो स्केलेटल डिसऑर्डर, MSDs हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, हमारा स्पाइन की शेप कैसी होनी चाहिए, ये बहुत सी चीज़ें आती हैं। और एंड में 40+ क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस एर्गोनॉमिक्स में से हमने कवर किए हैं। और फ्रेंड्स, जैसा योरपीडिया ऑलरेडी आपको बता चुका है कि अगर आपको बहुत इफेक्टिवली इस एग्जाम की तैयारी करनी है तो ये नोट्स मेकिंग मॉड्यूल है। दैट मीन्स आपको नहीं बनाने हैं नोट्स, आप यहीं से बने बनाए लें, जीरोक्स करें, इनको पढ़ें और वीडियो सुने, और मेरे को लगता है आप 200-300 घंटे में बहुत अच्छे तरीके से 22 के 22 टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं। इन आपके जितने भी हम 450 सब टॉपिक्स हैं, तो ये 450 सब टॉपिक्स पे आप सोचिए आधे घंटे 45 मिनट का एक वीडियो अगर बनेगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं, प्लस क्वेश्चन सेपरेटली आपको करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का हमारा जो मॉड्यूल है सारे के सारा, इसमें 22 टॉपिक्स आते हैं। ये आपका जो पेपर है जिसमें प्रिलिमिनरी 150 क्वेश्चन, और आपके मेंस का ये आपके जो मेंस में आएगा मार्क्स 375 प्लस 375 प्लस 100 इन इंटरव्यू, 850 नंबर का आपका मेंस आएगा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और आपको 22 टॉपिक्स में से जो क्वेश्चन आएंगे 100, उनके लिए आपके पास 80 मिनट्स होगा। नो डाउट इंजीनियरिंग सर्विसेज के भी कुछ टॉपिक्स इसमें हैं, लेकिन प्रिपरेशन लेवल अलग है, आपको अलग तरीके से प्रिपरेशन करना है। अब आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो इन 22 में से, जो मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ये जो टॉपिक है, और हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट्स, ये दोनों टॉपिक्स को अगर मैं कंसिडर करूं तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें से मैं 40+ क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं, जो हम करेंगे इसमें से। और टॉपिक है एर्गोनॉमिक्स या ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग, और ये 2 टॉपिक्स में से ये सब टॉपिक आएगा। तो ये एर्गोनॉमिक्स एक सब टॉपिक है और ये उसके 2 टॉपिक्स जहां से ये आएगा। और योरपीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जहां पे आप इंश्योर कर सकते हैं सक्सेस। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं योरपीडिया के फ्री व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह के साथ, या आप हमारे मॉड्यूल्स के साथ नहीं जुड़े हैं,
तो आप इसको जुड़ जाइए, आप इसको ज्वाइन कीजिए सो दैट यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग। एर्गोनॉमिक्स होता क्या है, ये इमेज में आपको दिखाना चाहता हूं फ्रेंड्स। एर्गोनॉमिक्स क्या है, बेसिकली किस तरीके से तुम्हें बैठना है। कि डेस्कटॉप है, अगर ये एक एग्जांपल के थ्रू मैं तुम्हें बता रहा हूं, डेस्कटॉप है जहां पे तुम बैठे हो, तो आपका जो आई लेवल है और डेस्कटॉप वो किस तरीके का होना चाहिए, आपकी थाइज कैसी होनी चाहिए, आपका स्पाइन एस कर्व का होना चाहिए, आपके 4 आर्म्स हॉरिजॉन्टल होने चाहिए, आपकी थाइज हॉरिजॉन्टल होने चाहिए, क्या एंगल होना चाहिए आपका 4 आर्म और आपके इसके बीच में, बॉडी के बीच में कितना क्लियरेंस रखना है, ये सारे का सारा चीज आपका एर्गोनॉमिक्स होता है। सो एर्गोनॉमिक्स कहीं ना कहीं आपका वर्क प्लेस सेफ्टी के साथ जुड़ा है, क्योंकि जो MSD हैं, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, उनके डिसऑर्डर्स को बेसिकली वो होते क्यों हैं, MSDs का मेन कारण क्या होता है, वो रेपिटेटिव स्ट्रेन्स और इंजरीज होता है। मतलब आप कोई भी काम रेपिटेटिवली कर रहे हैं अगर, तो फटीग आती है और उसी के साथ इंजरीज भी होती हैं। कोई काम को रेपिटेटिव या आप स्टैटिक पोजीशन पे बहुत टाइम से कर रहे हैं, जैसे सपोज अगर आप अपने हेड को इस तरीके से रखते हैं, इंक्लाइन करके रखते हैं, बहुत देर तक रखते हैं, तो इवेंचुअली वो ट्रबल आ जाएगा। तो आपको कुछ स्ट्रेचिंग करनी होती है और आपको स्टैटिक पोस्चर नहीं मेंटेन करना होता, रेपिटेटिव मोशन आपको नहीं करने होते हैं, तो वो बेसिकली MSDs को क्रिएट करते हैं। साथ में हमें असेसमेंट करना होता है वर्क प्लेस का, और जो वर्क प्रोसेसेस हैं उनको देखना होता है कि क्या वो हम फॉल्टी तो नहीं कर रहे हैं, और साथ में हमें कंट्रोल करना होता है, हमें अपना सारे का सारा सिचुएशंस को कंट्रोल करना है। तो एर्गोनॉमिक्स और वर्क प्लेस सेफ्टी के अंदर हमारा ये सारे का सारा असेसमेंट करना, कंट्रोल करना और ये देखना कि कोई इंजरी हुई क्यों है, उसके हमें चेक करना होता है। सेफ्टी एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, जैसे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन जो है, फैक्ट्रीज एक्ट जो है, उन्होंने काफ़ी इसके ऊपर रेगुलेशंस दिया होता है और गाइडलाइंस दिया होता है, हमें उन गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। और साथ में जो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स हैं, मैंने आपको बताया कि ये जो एर्गोनॉमिक्स सब टॉपिक है, ये दो टॉपिक्स में आता है, एक मटेरियल हैंडलिंग या स्टोरेज या मटेरियल हैंडलिंग डोमेन। तो प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन उन सब चीज़ों की हमें करनी होती है, और साथ में ये आता है आपका सेफ्टी के साथ। तो सेफ्टी एट द वर्क प्लेस एंड साथ में मेंटेनेंस ऑफ द मशीनरीज, ये हमें उस तरीके से इसको देखना होता है। अब ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग समझिए होता क्या है। लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। तो एर्गोनॉमिक्स या ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग दोनों टर्म्स को वैसे तो एक जैसा ही लिया जाता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग जो है वो बेसिकली टेक्नोलॉजी से ज़्यादा रिलेटेड है, कि कौन सी टेक्नोलॉजी मैं यूज़ कर रहा हूँ या कौन सी टेक्नोलॉजी मैं यूज़ कर रहा हूँ वर्क प्लेस पे। ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग थोड़ा उससे ज़्यादा मैच करता है। एर्गोनॉमिक्स एक जेनरिक टॉपिक है, एक मोर ब्रॉडर टॉपिक है। एर्गोनॉमिक्स में साइकोलॉजिकल फैक्टर भी आते हैं, साइकोलॉजिकल, कि वर्क स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए। किसी जगह पे अगर स्ट्रेस होगा तो तुम वैसे ही फटीग फील करोगे। सोचो कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट है आपके वर्क प्लेस में, आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो अपने कुलीग से या अपने बॉस से, तो चाहे वहाँ पे सारा कंफर्ट है, एयर कंडीशनर लगा हुआ है, लेकिन फिर भी तुम फटीग्ड फील करोगे। तो एर्गोनॉमिक्स में वो भी आता है। तो ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग एर्गोनॉमिक्स का एक छोटा सबसेट माना जा सकता है, जिसमें मशीन्स या हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। अब एक बात आप समझ लो कि ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग या एर्गोनॉमिक्स एक ऐसा डिसिप्लिन है, साइंटिफिक डिसिप्लिन, जो बेसिकली ह्यूमन बीइंग या जो वर्कर्स हैं उनके वर्क प्लेस से रिलेटेड जो इंटरेक्शंस हैं उसमें डील करता है। तो ऑक्यूपेशन क्या होता है, जॉब क्या होता है, वर्क प्लेस। तो ऑक्यूपेशनल इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन और उसके जो बाकी सिस्टम है, वर्क प्लेस है, उसके बीच का इंटरेक्शन। अब इसमें हम लोग ओवरऑल क्या करते हैं, हम ह्यूमन वेलबींग को ऑप्टिमाइज करने की ट्राई करते हैं कि जो भी मैन पावर जो काम कर रही है वो पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में इफेक्टिवली काम हो रहा है वहाँ पे कि नहीं, उसको ऑप्टिमाइज करता है। तो ये दोनों बेसिकली ह्यूमन और उसके एनवायरनमेंट के बीच के रिलेशंस को इंप्रूव करता है और तीन चीज़ पे फोकस रखता है। एक सेफ्टी के ऊपर कि हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ सेफ हों, एक बेसिकली कंफर्ट कि हमें वहाँ पे कंफर्टेबल काम करने को मिले, और तीसरा प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी। तो ये तीन चीज पे हम फोकस करते हैं, सेफ्टी, कंफर्ट एंड प्रोडक्टिविटी। तो ह्यूमन और उसके वर्क एनवायरनमेंट के बीच में जो सेफ्टी, कंफर्ट और प्रोडक्टिविटी है, ये फोकस किया जाता है एर्गोनॉमिक्स के अंदर। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग और एर्गोनॉमिक्स किस पे फोकस करता है, सेफ्टी पे फोकस करता है, कंफर्ट पे फोकस करता है, या प्रोडक्टिविटी पे फोकस करता है, या सब पे फोकस करता है। तो अगर ह्यूमन बीइंग कंफर्टेबल होगा, सेफ होगा, तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी भी ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ेगी। बाकी आप बहुत चीज़ें इसमें और पढ़ोगे, आपको उसका आइडिया होगा।
So study of the people in their working environment so that designing and modifying the work to fit the worker, designing and modifying the work environment to fit the worker, हमें वर्कर को उस जगह फिट करना है। ऐसा नहीं है कि हम बोलें कि तुम बेसिकली हमें डिजाइन किसको करना है, वर्कर को चेंज नहीं करना, हमें वर्क प्लेस को चेंज करना है, इस तरीके से डिजाइन करना है वर्क स्पेस को कि वो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बन जाए ह्यूमन बीइंग के लिए। बहुत से ऐसे साइंटिफिक डिसिप्लिन हैं जिनको मिला के एर्गोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं। हम हर सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ लेते हैं, जैसे एंथ्रोपोलॉजी से लेते हैं, फिजियोलॉजी से लेते हैं, साइकोलॉजी से लेते हैं, इंजीनियरिंग से लेते हैं। देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स जो हम नीचे पढ़ेंगे जहां से कुछ ना कुछ लिया जाता है एर्गोनॉमिक्स के अंदर। एर्गोनॉमिक्स में करते क्या हो, मशीन को डिजाइन करते हैं, मशीन सिस्टम को बनाते हैं, वर्क मेथड को डिजाइन करते हैं, एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं सो दैट सेफ्टी, कंफर्ट और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। तो ये सारे के सारा एक्टिविटीज हम एर्गोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। बाद में वर्क स्टडीज और वो सारी के सारे टॉपिक्स भी मैं कवर करूंगा, जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के टॉपिक्स हैं हम उसको कवर करेंगे। तो बेसिकली बहुत से साइंटिस्ट और इंजीनियर एर्गोनॉमिक्स या ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग पे काम करते हैं। जो आप देखते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर वगैरह है, जैसे गाड़ियां हैं जहां पे कार में बैठ के आपको 400 किलोमीटर जाना है, तो अगर कार की सीट कंफर्टेबल नहीं है तो ऑब्वियसली आप थक जाओगे। तो आपका स्टीयरिंग, आपका बॉडी, आपका बैक इस तरीके से डिजाइन करना होता है कि गाड़ी में, कार में बैठे हुए आप बहुत कंफर्टेबली आगे मूव कर सकें। तो वो सारे के सारा आपका ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग होता है और इसका ऑब्जेक्टिव है कि एरर कम हो, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, सिस्टम आपका ह्यूमन बीइंग के लिए कंफर्टेबल हो, सेफ हो और साथ में ह्यूमन और उसके जो मशीन है, डिवाइस है, इक्विपमेंट है, उसके बीच का जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही कंफर्टेबल हो और इफेक्टिव हो। इसके ऊपर फोकस किया जाता है। ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग एर्गोनॉमिक्स का एक सबसेट है। मैंने आपको बताया कि उसके सबसेट को बोलते हैं ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग, और जो फोकस करता है वर्कर और उसकी टेक्नोलॉजी के बीच में। तो वर्कर और मशीन के बीच में जो फोकस है वो ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग है, लेकिन एर्गोनॉमिक्स में उसके अलावा भी बहुत सी चीजें आती हैं, बहुत सी डोमेन्स उसमें भी आती हैं। अब एर्गोनॉमिक्स एंड ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग बहुत से सब्जेक्ट्स में अप्लाई किया जा सकता है, जैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट डिजाइन। टूथब्रश, आप टूथपेस्ट करते हो, अब टूथब्रश बहुत से अगर आपने एडवर्टाइजमेंट्स देखी होंगी तो बहुत अच्छे तरीके से बताता है कि जो ब्रिसल्स हैं वो दांतों के अंदर तक चले जा रहे हैं, बड़े कंफर्टेबली चले जा रहे हैं, वो फ्लेक्सिबल है, वो बेंड हो जाता है, आपका जो टूथ का जो हेड है वो बेंड हो जाएगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर टीथ। अब टूथ ब्रश को मेरे को डिजाइन करना है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टीथ, वो पूरे का पूरा एर्गोनॉमिक्स है, ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग है उसके अंदर। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में इसका बहुत ज्यादा यूज है। ऑटोमोबाइल डिजाइन में मैंने आपको बताया कि गाड़ियों के लिए कैसे आपने सीट डिजाइन करनी है, बहुत बड़ा इसका एप्लीकेशन है। और कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में तो है ही, जैसे तुम बैठ रहे हो और बहुत घंटों तक तुम बैठ के काम करते हो, लैपटॉप की स्क्रीन पे तुम काम करते हो, तो वहां पे तो इसका एप्लीकेशन है ही। तो एर्गोनॉमिक्स का या ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन फ्रेंड्स बहुत सी फील्ड्स में है, कंज्यूमर प्रोडक्ट फील्ड्स में है, ऑटोमोबाइल फील्ड्स में है और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर भी इसका एप्लीकेशन है। दो टर्म्स और आपको पता होनी चाहिए, बायो इंजीनियरिंग एंड बायो मैकेनिक्स। मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बताया कि ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग या एर्गोनॉमिक्स आपके दो टॉपिक से रिलेटेड है, एक सेफ्टी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी जो 6 नंबर का है, और आपका जो हैंडलिंग एंड स्टोरेज है जो 18 नंबर का टॉपिक है। लेकिन जो 21 नंबर का टॉपिक है कि लेटेस्ट जो आपका साइंस में क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं और एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन आवर डेली लाइफ, जो 21 और 22 टॉपिक्स हैं उनसे भी रिलेटेड है, बिकॉज बायो इंजीनियरिंग एंड बायो मैकेनिक्स लेटेस्ट डोमेन्स है साइंस की, जो बेसिकली एर्गोनॉमिक्स से रिलेटेड आपकी टर्मिनोलॉजीज हैं। तो बायो इंजीनियरिंग एंड बायो मैकेनिक्स का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। जब आप बायोलॉजी या मेडिकल साइंस का एप्लीकेशन इंजीनियरिंग में, बेसिकली इंजीनियरिंग के एप्लीकेशन, इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स का जब एप्लीकेशन आप मेडिकल फील्ड में करते हो तो उसको बायो इंजीनियरिंग बोलते हैं। इंजीनियरिंग इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस, ये उसका मीनिंग है। और कौन सा आप इंजीनियरिंग लगाओगे बायोलॉजिकल साइंसेस में? ऑब्वियसली एर्गोनॉमिक्स। आपने डेंटिस्ट का बेड देखा होगा, डेंटिस्ट जिस बेड पे पेशेंट को लेटाते हैं और अपना काम करते हैं, वो टिपिकल एग्जांपल है बायो इंजीनियरिंग का। आपने इंजीनियरिंग एप्लीकेशन को लगाया है बायोलॉजिकल फील्ड में। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, किसी भी ऑपरेशन थिएटर के अंदर चले जाओ, आपको मशीन्स, टूल्स, डिवाइसेस ही वहां पे नजर आएंगी
कई बार डॉक्टर इस तरीके से बोलते हैं कि भाई इतनी ज़्यादा तारें ना हो, ये इतनी ज़्यादा तारें हैं कि हमें पता नहीं चलता कौन सी तार कहाँ पे आ रही है, तो उसको रिड्यूस किया जाए। ये एर्गोनॉमिक्स का ही क्वेश्चन है कि जहां डॉक्टर काम कर रहा है उस वर्क सेटिंग में, डॉक्टर इज ऑल्सो अ वर्कर, तो डॉक्टर जहां काम कर रहा है उस वर्क एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा क्योटिक सिचुएशन ना हो, वो टिपिकल एग्जाम्पल है बायो इंजीनियरिंग का। इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन, इंजीनियरिंग का ही एग्जाम्पल एर्गोनॉमिक्स भी है, तो एर्गोनॉमिक्स का एग्जाम्पल, डिजाइन ऑफ द वर्क स्पेस का एग्जाम्पल इन मेडिकल फील्ड। तो ये बेसिकली मैंने आपको बताया एर्गोनॉमिक्स की एप्लीकेशन ऑटोमोबाइल सेक्टर में या आपका कंज्यूमर गुड्स सेक्टर में ही नहीं है, ऑब्वियसली बायोलॉजिकल और मेडिकल फील्ड बहुत बड़ी फील्ड है जहां पे इसका एप्लीकेशन है, तो बायो इंजीनियरिंग वही उसका एक एग्जाम्पल है। फिर जैसे आपके ये प्रोस्थेटिक्स है या एक्सोस्केलेटन्स है, ये सारे के सारा एग्जाम्पल है जो बेसिकली एर्गोनॉमिक्स का यूज बायोलॉजिकल फील्ड में है। बायोमैकेनिक्स क्या होता है कि मैकेनिक्स इज मोर रिलेटेड टू फोर्स and what kind of pressure you will apply on some particular place। जैसे आपके जो लिम्स बनाते हैं, आर्टिफिशियल लिम्स बनाते हैं, कैसी फोर्स उसके ऊपर लगानी है, या पोस्चर कैसा होना चाहिए, मसल स्ट्रेन, जॉइंट फोर्सेस, ये सारे का सारा जो फील्ड है आपकी वो बायोमैकेनिक्स है। मतलब मैकेनिक्स का स्टडी ऑफ द मैकेनिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो बेसिकली बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल्स हैं वो ये ट्राई करते हैं समझने की कि ह्यूमन बॉडी किस तरीके से मूव करती है, कैसी फोर्सेस लगती हैं, कैसी स्ट्रेसेस आती हैं। जब आप कोई मटेरियल ढूंढ रहे हैं जिसको आपने नी रिप्लेस करने के लिए यूज़ करना है, जॉइंट रिप्लेस करने के लिए, हिप जॉइंट के लिए आपने कोई मटेरियल को रिमूव यूज़ करना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि नी के ऊपर फोर्सेस कैसी लगती हैं, कैसे स्ट्रेसेस लगती हैं। जब तक आप वो एनालिसिस नहीं करोगे आप मटेरियल की स्ट्रेंथ अकॉर्डिंगली चूज नहीं कर सकते। सो कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाएगा जॉइंट्स के लिए, कौन सा इंजीनियरिंग मटेरियल आप बायो मटेरियल यूज करोगे जॉइंट्स के लिए, वो इस पे डिपेंड करता है कि उस पर फोर्स कितनी लगेगी। तो बायो मटेरियल जो है वो बायो मैकेनिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो बायो मैकेनिक्स और बायो इंजीनियरिंग दो ऐसी फील्ड्स हैं जहां एर्गोनॉमिक्स का बहुत ज्यादा यूज है। अलग अलग सब्जेक्ट से एर्गोनॉमिक्स में क्या क्या हम ले सकते हैं और क्या उसका एप्लीकेशन है, ये आप यहां से जो मैंने डॉक्यूमेंट आपको दिया है फ्रेंड्स, इसको जरूर आपने गो थ्रू करना है। फिजियोलॉजी बेसिकली जो मसल है, स्केलेटल है, सिस्टम है, उस सारे के सारा अंडरस्टैंडिंग हमारा होना बहुत जरूरी है। फिजियोलॉजी बेसिकली जो है डॉक्टर्स पढ़ते हैं, तो फिजियोलॉजी का अगर हमें नॉलेज है तो हम डिजाइन करने में हमें हेल्प होगा। हमें यह पता लगेगा कि जो स्पाइन है, ह्यूमन बीइंग का जो स्पाइन है, पीछे जो हड्डी है रीढ़ की, उसकी क्या शेप बेस्ट होती है सो दैट हमारा कोई डैमेज ना हो। तो एस शेप की होती है और एस शेप ही होनी चाहिए, वो सी नहीं बन जानी चाहिए। जैसे अगर मैं ऐसे हो गया, जैसे शी शेप में मैं झुक गया, वो गलत है। तो जैसी शेप में स्पाइन होता है वैसे होना चाहिए। ये फिजियोलॉजी तुम्हें बताता है कि ह्यूमन बीइंग किस पोस्चर में कंफर्टेबल फील करेगा। आप कोई ऐसी मशीन डिजाइन करो, ऐसा वर्क पोस्चर डिजाइन करो, आप उसी पोस्चर में खड़े होकर या बैठ के काम करो जो ह्यूमन बीइंग को कंफर्टेबल लगेगा। लेकिन कौन सा ह्यूमन बीइंग को कंफर्टेबल लगेगा ये पता पहले होना चाहिए, उसके लिए फिजियोलॉजी है। साइकोलॉजी क्या है कि मेंटल टेंशन, मेंटल स्ट्रेस। साइकोलॉजी एक साइंस है। साइकोलॉजी आपको बताती है कि जो ह्यूमन बीइंग किसी वर्क प्लेस में है तो वर्क कल्चर जिसको आप बोलते हो अच्छा वर्क कल्चर होना चाहिए, टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, तो वो स्ट्रेस्ड फील ना करे। ये आप भी जानते हैं कि अगर आप स्ट्रेस नहीं है वर्क प्लेस में, वर्क स्पेस में, और आप कंफर्टेबल हैं तो आपकी आउटपुट ज़्यादा आएगी। लेकिन अगर वहाँ पे स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट है तो आप कितने भी इफेक्टिव हों, कितने भी कैपेबल हों, आपकी आउटपुट नहीं आएगी। तो बेसिकली आपका जो इंटरफेस है वो वैसा होना चाहिए सो दैट आपकी गलतियाँ ना हो। सोशल साइकोलॉजी क्या होता है? आपका ग्रुप कम्युनिकेशन, लर्निंग, बिहेवियर। जैसे ऑफिस के अंदर एनवायरनमेंट बहुत अच्छा बनाने की ट्राई किया जाता है, सोशल साइकोलॉजी। कॉग्निटिव एर्गोनॉमिक्स क्या है? कॉग्निटिव होता है माइंड, दिमाग, मेंटल प्रोसेसेस। तो कैपेबिलिटी ऑफ द मेंटल प्रोसेसेस सो दैट आप मेंटल आपकी प्रोसेसेस बहुत इफेक्टिव तरीके से चलती रहे, आपका माइंड अच्छे तरीके से काम करता रहे और आप अपना पूरा फोकस से काम कर पाएं। इसके लिए क्या प्रैक्टिसेस होनी चाहिए? आपका फटीग नहीं आना चाहिए, आपको ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी होता है सो दैट आप कंसंट्रेशन मेंटेन कर सकें। जैसे कुछ ऐसी जॉब्स हैं जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जॉब, उसको अटेंशन कंसंट्रेशन बना के रखना होता है। तो अगर आप कॉग्निटिव साइंस पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा होगा कि बहुत देर तक अटेंशन बनाना डिफिकल्ट होता है और अटेंशन बनी रहे इसके लिए रेगुलर ब्रेक्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये सारा चीज़ आप वहीं पे पढ़ते हो। बायोमैकेनिक्स आपकी फोर्सेस, स्ट्रेंथ, स्ट्रेन, मैक्सिमम ऑफ कैसे आप फोर्स लगाओगे, कितनी आपकी मूवमेंट होनी चाहिए, उससे रिलेटेड है।
एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोमेट्री ह्यूमन डायमेंशन से रिलेटेड है। वर्क प्लेस में आप स्ट्रेन ना फील करें, आप डिस्कम्फर्ट आपको ना हो, तो बॉडी का साइज, शेप, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें अंडरस्टैंड की जाती हैं। अब आप जानते हैं कि कोई चीज़, कोई गाड़ी अगर यूरोप के लिए बनी है और कोई गाड़ी जापान के लिए बनी है, कोई गाड़ी इंडिया के लिए बनी है, उन गाड़ियों के अंदर वो डायमेंशन के हिसाब से बनाया जाता है। हाइट, एवरेज हाइट अमेरिका में कितनी है, एवरेज हाइट जापान में कितनी है, वो सब अलग होता है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का नॉलेज हमें होना जरूरी है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का नॉलेज होना जरूरी होता है। हमें पता हो कि नॉइज लेवल, हीट, कोल्ड, रेडिएशन, ऑर्गेनाइजेशनल एर्गोनॉमिक्स का हमें नॉलेज होना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स जो टॉपिक है ये है कि अलग अलग फील्ड से हम एर्गोनॉमिक्स में क्या ले सकते हैं, तो अलग सब्जेक्ट नॉलेज का कहाँ पे हमें बेनिफिट होता है, ये सारा एर्गोनॉमिक्स में हम लेते हैं। अब एर्गोनॉमिक्स 10 प्रिंसिपल्स पे काम करता है। देयर आर 10 प्रिंसिपल ऑन विच एर्गोनॉमिक्स वर्क्स। इसमें बहुत सी डायग्राम्स हैं जिनको आप जरूर ऑब्जर्व करना, देखना, और वो 10 प्रिंसिपल्स कौन से हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है कि यू शुड वर्क इन अ न्यूट्रल पोजीशन। न्यूट्रल पोजीशन में आपको काम करना चाहिए। आप बैठे हैं या खड़े हैं या मूव कर रहे हैं, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बॉडी को न्यूट्रल पोजीशन पे रखें। अब ये न्यूट्रल पोजीशन क्या होती है, देखो हमारा नॉर्मली जैसे तुम जब खड़े होते हो तो तुम्हारा जो स्पाइन है वो एस कर्व बनाता है, और इस कर्व को बनाए रखना बैठे हुए या खड़े हुए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सो दैट आपकी बैक एक वगैरह ना हो। तो जब आप खड़े हैं, बैठे हैं, सोए हैं, आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि आप अपना पोस्चर ऐसा बनाएं कि आपकी न्यूट्रल पोजीशन बने। न्यूट्रल पोजीशन कैसे है, अगर मैं आगे की तरफ बेंड कर गया वो न्यूट्रल पोजीशन नहीं है, पीछे की तरफ बेंड कर गया वो न्यूट्रल पोजीशन नहीं है, टेढ़ा उड़ा हो गया न्यूट्रल पोजीशन नहीं है, सीधे खड़े हो जाओ, आराम से रिलैक्स खड़े हो जाओ, वो न्यूट्रल पोजीशन है। न्यूट्रल होता है जहां पे आप इक्विलिब्रियम में खड़े होंगे। सपोज आप हाथ ऐसे करके खड़े हैं, मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, हाथ ऐसे खड़ा किया आपने, तो आपके हाथ में पेन हो जाएगा क्योंकि न्यूट्रल पोजीशन नहीं है। न्यूट्रल पोजीशन तो ये है। तो बेसिकली चाहे आप खड़े हैं चाहे आप बैठे हैं, ये आपकी न्यूट्रल पोजीशन एस कर्व बनना चाहिए स्पाइन का। अगर सी कर्व बना है, बेंड हो गए, झुक गए हो, तो आपकी न्यूट्रल पोजीशन नहीं है। सो एस शेप्ड हाई बैक डिजाइन हेल्दी स्पाइन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो जो हमारा स्पाइन की शेप बनी होती है ना, तो चेयर भी ऐसे डिजाइन होनी चाहिए, जैसे आपकी जो एस शेप है उस शेप को बेसिकली मैच करती हुई सीट। ये देख रहे हैं आप, ये यहां पे ऐसा आएगा क्योंकि यहां पे गैप है स्पाइन में, यहां ऐसा आएगा। तो अगर आपकी स्पाइन ऐसी शेप की है तो चेयर ऐसी होनी चाहिए, और यहां से भी आपने जब ऐसे लिया तो चेयर आपकी इस तरीके से डिजाइन होनी चाहिए, और जब ऐसे ले लिया तो चेयर इस तरीके से डिजाइन होनी चाहिए। तो चेयर का डिजाइन भी ऐसे आपका होना चाहिए। ये चेयर आपकी इस तरीके से डिजाइन होनी चाहिए, ये स्ट्रेट ये। तो अगर आपकी चेयर ऐसी डिजाइन है मतलब आप कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठोगे, बिकॉज ह्यूमन बीइंग की ये स्पाइन की शेप होती है। तो ऐसी शेप में आपने, ये आपकी न्यूट्रल पोजीशन है, राइट। अलाइनमेंट जो नेक का है, एल्बो का है और रिस्ट का है, वो इस तरीके से होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेन कम हो और आप अलाइनमेंट में रहें। न्यूट्रल पोजीशन जो है वो आपकी एक कंफर्टेबल पोजीशन होती है जिसमें आपको स्ट्रेन नहीं होता अपने मसल्स वगैरह के ऊपर, और ये इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट याद रखना है। ये डायग्राम्स कुछ आपने देखनी है। कितना एंगल, मोर देन 90 डिग्री, कितना एंगल, मोर देन 90 डिग्री। तो जो आप बैठे हैं फ्रेंड्स, तो जो डेस्कटॉप है आपका, उसके और आईज के बीच में एक आपका गैप होना बड़ा जरूरी है। कितने का गैप, 45-50 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। आपकी ये जो एल्बो है ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल होने चाहिए, थाइज हॉरिजॉन्टल होने चाहिए। थाइज और लोअर लेग में 90 डिग्री से ज़्यादा का गैप, इसमें 90 डिग्री से ज़्यादा गैप होना चाहिए। शोल्डर रिलैक्स, बैक सपोर्ट होनी चाहिए, और थाइज हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। फीट आपके फ्लैट होने चाहिए इस तरीके से, और थोड़ा सा एंगल ज़्यादा होना चाहिए। सेंटीमीटर्स वगैरह में मेंशन है, एग्जाम में सेंटीमीटर्स वगैरह नहीं आएगा, लेकिन एंगल्स वगैरह पूछे जा सकते हैं। तो चेयर ऐसी होनी चाहिए कि वो आपका एस स्पाइन मेंटेन रखे। शोल्डर रिलैक्स हो और डाउन फेंके हों आपने। एल्बो 90 से 110 डिग्री एंगल पे होने चाहिए। एग्जाम में फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आते हैं, आपको यहां से क्वेश्चन फ्रेम करना आना चाहिए
कि एल्बो आपकी ऐसी होनी चाहिए, ये आपका हाथ है, ये आपका बॉडी है, तो एल्बो के बीच में एंगल 90 डिग्री हो या आपका 90 डिग्री से कम हो, लेट से 80 डिग्री, या 90 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा हो। तो आप देख रहे हैं कि एल्बो, तो आपकी बेस्ट एल्बो की शेप क्या है। मैं आपको कुछ शेप देता हूं। अगर मैं इसका एक क्वेश्चन फ्रेम करूं आपका, तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि आपकी एल्बो के लिए कौन सा बेस्ट शेप है। चॉइस ए, चॉइस बी, चॉइस सी, चॉइस डी। एल्बो ये आपका हैंड है, दिस इज योर हैंड, दिस इज योर हैंड। अब बताओ बेस्ट शेप कौन सी है एल्बो के हिसाब से। तो ये आपकी बेस्ट शेप है, एंगल 90 डिग्री से ज्यादा, लेकिन ऐसी शेप। तो ऐसी शेप आपकी होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन बनाएगा। अब इसका कैसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, 90 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा, हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, ये भी हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, थाई एंड एल्बो हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, और ये वाला पार्ट ऐसे, ये वाला पार्ट ऐसे। तो कैसी शेप बनी, ये आपकी थाइस, ये आपकी लेग्स, ये आपकी शेप बनी ह्यूमन बीइंग की। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बैठते टाइम ऐसे डिजाइन करना है आपको। नीज आपकी जो है वो सेम हाइट और स्लाइटली लोअर देन योर हिप्स। प्लेस द मॉनिटर एट योर आई लेवल। मॉनिटर आपके आई लेवल पे होना चाहिए। मॉनिटर क्या होता है, ये मॉनिटर, ये तुम्हारे आई लेवल पे होना चाहिए। मॉनिटर का लोअर पार्ट नहीं, मॉनिटर बेसिकली आपको सामने दिखे, राइट। मॉनिटर आपके आई लेवल पे होना चाहिए। लाइट आपकी आंख पे नहीं होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स पे होनी चाहिए। लाइट आपके डॉक्यूमेंट्स पे पड़ी होनी चाहिए, राइट। अब ये आपका जो है दूसरा जो प्रिंसिपल है एर्गोनॉमिक्स का, वो ये है एक्सेसिव फोर्स ना लगानी पड़े। यूज योर फुल बॉडी वेट टू मूव एन ऑब्जेक्ट। पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग से स्ट्रेन होता है, उससे फटीग होता है। तो एक्सेसिव फोर्स ना लगानी पड़े, और जहां पे आप अपनी बॉडी का यूज कर सकते हैं वहां बॉडी का यूज करें, सो दैट स्ट्रेन कम पड़े। देखो कोई भी चीज हैवी उठानी है, अगर आपको कोई भी चीज हैवी उठानी है तो एक चीज का आप ट्राई करें कि आपका एस कर्व, स्प्लाइन, न्यूट्रल पोजीशन चेंज ना हो। अगर दो लोगों की हेल्प ले सकें कोई चीज को लिफ्ट करने के लिए तो जरूर लें। अदरवाइज ये स्टेप्स हैं कि अगर आपने कोई भी चीज लिफ्ट करनी है तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। इस तरीके से कैसे बेंड करना है आपने, कैसे कोई चीज को उठाना है, आपको एक पर्टिकुलर उसमें फॉलो करना पड़ता है, किस तरीके से आप उसको करोगे। ये गलत तरीका है, इसमें एस कर्व मेंटेन्ड है, इसमें आपका सी कर्व बन जाता है। तो ये सही तरीका है लिफ्ट करने का, ये तरीका सही नहीं है। दीज आर द राइट स्टेप्स टू लिफ्ट एनीथिंग। आप ये डॉक्यूमेंट जब पढ़ेंगे तो फ्रेंड्स आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। तीसरा है, आपको जो मटेरियल जिससे तुम डील करते हो, रीच जोन आपको इस तरीके से रखना है। तो आपका प्राइमरी रीच जोन, सेकेंडरी जोन, टर्शरी जोन होता है। टर्शरी जोन वो होता है जहां पे रेयरली तुम्हें अपना हाथ लेके जाना है। प्राइमरी जोन जहां पे तुम मैक्सिमम काम कर रहे हो, तो सब चीज आपके प्राइमरी जोन की रीच में होनी चाहिए। ये प्राइमरी जोन है, फ्रीक्वेंट रीच जहां होनी चाहिए। सेकेंडरी रीच जोन जहां पे कभी कभी आपको पहुंचना है। तो रीच जोन इस तरीके से डिजाइन करते हैं तुम। आपको अपना आर्म्स को इस तरीके से स्ट्रेच करना है कि सेमी सर्कल तुम्हारे सामने बन जाए, इससे फटीग कम होती है। चौथा है प्रॉपर हाइट, वर्किंग एट सिटिंग पोस्चर, वर्किंग एट प्रॉपर हाइट। अगर आपका वर्क स्पेस बहुत हाइट पे, लो हाइट पे है विद रिस्पेक्ट टू यू, तो आपको स्ट्रेन आएगा बैक, नेक एंड शोल्डर में। रूटीन वर्क शुड बी डन एट एल्बोज हाइट। अब ये जो मैंने लाल रंग से लिखा है, मतलब एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा कि विच ऑफ द ergonomics or human factor engineering principle will you use for designing the height of the workplace. So your routine work should be done at the elbow height. ये elbow height है और इसी elbow height पे तुम्हें काम करना है। अगर elbow height पे तुम काम कर रहे हो then it is good.
खड़े होके या बैठ के। आपका जो मॉनिटर है वो आपके आई लेवल पे होना चाहिए। आपको इस तरीके से काम करना है कि आपका हेड स्ट्रेट रहे, न्यूट्रल पोजीशन पे हो। अगर मॉनिटर नीचे है या मॉनिटर ऊपर है तो गलत है। ऐसे 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 ऐसे, ये न्यूट्रल पोजीशन नहीं है। न्यूट्रल पोजीशन ये है कि आपको बिल्कुल स्ट्रेट सामने देख के आप वर्क कर पा रहे हैं। अननेसेसरी मोशंस आपको अवॉइड करनी है, मैनुअल रिपीटेशन आपको अवॉइड करना है। रिड्यूस एक्सेसिव मोशंस। स्टैटिक लोड क्या होता है? बेसिकली कोई एक ही पोजीशन पे खड़े होके अगर आप काम कर रहे हैं, ये रेपिटेटिव वर्क और ऑकवर्ड पोजीशन आपको फटीग देती हैं। अगर आप एक ही पोजीशन में बहुत देर तक आपको खड़े होने पड़े तो उसको स्टैटिक लोड बोलते हैं। इफ यू आर एट द सेम पोजीशन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, that is called static position. You should not be at the static position. You should stretch your body and you should not keep your body at the static position for long. अगर आप बेसिकली बहुत देर तक खड़े हैं एक ही पोजीशन में, that is not good. Change the orientation of your work area, reposition your body or even add extender to your tools. अगर स्टैटिक लोड पोजीशन पे आप काम कर रहे हो तो एमएसडीज में प्रॉब्लम्स आता है अपर एंड लोअर लिम्स में। अपर एंड लोअर लिम्स में रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो होगा, फटीग आएगी और एमएसडी डेवलप हो जाएंगे, राइट। तो दैट इज बेसिकली स्टैटिक लोड पोजीशन, एक पोजीशन में बैठ के। कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस को मिनिमाइज करो। कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस कब होती है? जब आप टूल और कोई भी बेसिकली टूल या कोई डिवाइस आपके सेम एरिया ऑफ द बॉडी के कांटेक्ट में आती है तो प्रेशर पॉइंट वहां पे बन जाता है। सपोज जैसे माउस आप यूज कर रहे हो, तो जहां पे माउस आप यूज कर रहे हो, सेम टूल आप यूज कर रहे हो, एक ही चीज यूज कर रहे हो या स्क्रू ड्राइवर यूज कर रहे हो, बार बार यूज कर रहे हो, तो अगर आपका बॉडी किसी वर्क टूल के कांटेक्ट में आ रही है बार बार, तो वहां पे स्ट्रेस पॉइंट या प्रेशर पॉइंट बन जाते हैं। प्रेशर पॉइंट्स वहां पे बनते हैं एंड एरिया ऑफ कांटेक्ट पे आपको डिस्कंफर्ट हो जाता है। जब आप प्लायर या किसी आइटम उसको बार बार स्क्वीज कर रहे हो, प्रेशर लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो आपके ऊपर भी फोर्स लग रही है। दैट इज अ पॉइंट। आपके पास एडिक्वेट लेग रूम होना चाहिए और एनफ स्पेस होना चाहिए हेड, नीज वगैरह के बीच में। क्लियर आपके पास स्पेस होना चाहिए। आपको स्ट्रेचिंग करनी है, बहुत देर तक एक ही पोजीशन में नहीं खड़े होना है, आपको स्ट्रेच करने हैं अपने मसल्स को। ये कुछ स्ट्रेचेस हैं, डॉक्यूमेंट में आपने जरूर देखना है किस तरीके से स्ट्रेचेस करने चाहिए आपको। डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं कि कैसे आपको स्ट्रेचेस करनी चाहिए। और एनवायरनमेंट को आप कंफर्टेबल रखो, जिसमें टेम्परेचर भी आता है, जिसमें नॉइज भी आता है, जिसमें क्लीनलीनेस भी आता है, जिसमें वाइब्रेशन भी कम होनी चाहिए। तो कीप योर एनवायरनमेंट कंफर्टेबल। एमएसडी किसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए। और ये इंजरीज, ये हैजार्ड्स हैं, डिजीज हैं जो मसल्स को, लिगामेंट्स को, ज्वाइंट्स को, स्पाइनल डिस्क को इंपैक्ट करते हैं। और ये रेपिटेटिव मोशन या ओवर एक्सर्शन या ऑकवर्ड पोजीशन में काम करने से रिलेटेड हैं। और इनके सिम्टम्स जो हैं वो हैं आपके बर्निंग, स्वेलिंग, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, ज्वाइंट मूवमेंट्स एटसेट्रा। और ये नेक, शोल्डर, रिस्ट, आईज, बैक को इंपैक्ट करते हैं। एर्गोनॉमिक्स एमएसडी को कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल है। एमएसडी क्या होता है, किस वजह से होता है, कहां पे इंपैक्ट करता है? जो रेड रेड कलर के जोन मैंने आपको बताया वहां पे होता है, क्योंकि फटीग होती है। जहां पे भी रेपिटेटिव काम है, बार बार ज्वाइंट्स है, रिपीट करोगे, आप बेंड करोगे, गर्दन को बेंड करोगे, लोअर बैक को बेंड करोगे, तो देखो जहां पे भी ज्वाइंट्स हैं वहां पे एमएसडी होने के चांस हैं। तो क्या करते हैं एर्गोनॉमिक्स प्रिंसिपल? एक तो फिजिकल स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं, स्ट्रेन को कम करते हैं, अच्छे पोस्चर में काम करने को बेसिकली हेल्प मिलता है उससे, रेपिटेटिव मोशंस को रिड्यूस करते हैं, रेस्ट और ब्रेक्स एडिक्वेट लेने को मिलती हैं। तो जितना भी हमने पढ़ा, अब उसकी समरी यहां पे एक पेज में मैंने आपको दी है, जिसको आप
एक बार गो थ्रू कर लेना। जो प्रिंसिपल्स हैं, न्यूट्रल पोस्चर, एक्सेसिव फोर्स को रिड्यूस करो, वर्क इन पावर जोन। पावर जोन होता है जो आपका नियरेस्ट जोन है, विद इन एन आर्म्स लेंथ एंड कंफर्टेबल हाइट। एक्सेसिव मोशंस को रिड्यूस करो, स्टैटिक लोड को रिड्यूस करो, प्रोलॉन्ग होल्डिंग या सपोर्टिंग लोड वो स्टैटिक लोड होता है। प्रेशर पॉइंट्स को मिनिमाइज करो, क्लियरेंस प्रोवाइड करो, स्ट्रेचिंग होना चाहिए, एक्सेसिव वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए, गुड एनवायरमेंटल कंडीशंस प्रोवाइड करो। अब फ्रेंड्स ये सारे का सारा एर्गोनॉमिक्स से रिलेटेड टर्म्स थी। जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि 22 टॉपिक्स को हमने 450 से 500 सब टॉपिक्स में बांटा है। ये एक सब टॉपिक था, सब टॉपिक किया, उसको थोड़ा सा हम समझे आधा घंटा 45 मिनट का लेक्चर में, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाए। और क्वेश्चन में आपको इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे कि जिनसे कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। अगर थ्योरी में ना हुआ तो क्वेश्चन में क्लियर हो जाए। जैसे प्राइमरी गोल क्या है एर्गोनॉमिक्स का? कंफर्ट, सेफ्टी, प्रोडक्टिविटी। एर्गोनॉमिक्स रिस्क फैक्टर, एर्गोनॉमिक रिस्क फैक्टर का एग्जांपल कौन सा है? ये सारे एग्जांपल हैं जो एर्गोनॉमिक्स से रिलेटेड है। रिपीटेटिव मोशन, हैवी ऑब्जेक्ट को उठाना, कौन सा इनमें से की प्रिंसिपल नहीं है? स्टैटिक लोड को तो हमें कम करना होता है, एक्सेसिव फोर्स को कम करना होता है, पावर जोन में हमें काम करना होता है, न्यूट्रल पोस्चर में हमें काम करना होता है। अब देखो, अगर आपने लेक्चर नहीं पढ़ा हो तो तुम्हें पता भी नहीं लगेगा न्यूट्रल पोस्चर क्या है, तुम्हें यह नहीं पता लगेगा पावर जोन क्या है। एक आर्म लेंथ के अंदर जो प्राइमरी जोन है उसी को पावर जोन भी बोलते हैं। स्टैटिक लोड क्या है तुम्हें यह पता नहीं चलेगा। आइडियल हाइट क्या होनी चाहिए? एल्बो लेवल से नीचे। ये एल्बो लेवल ये है, ये हाथ का लेवल, ऐसे मतलब अपने आर्म्स को, शोल्डर को नीचे फेंको, तो ये जो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए तुम्हारा, उसको एल्बो लेवल बोलते हैं। जैसे अगर कोई ह्यूमन बीइंग खड़ा है तो ह्यूमन बीइंग ये लेवल है, ये उसके हाथ है, ये उसका शोल्डर है, तो एल्बो लेवल, राइट। और बॉडी थोड़ी सी ऐसे, ये है बेस्ट पोस्चर। 90 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा, 90 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा, ये है बेस्ट पोस्चर। गाड़ी भी चलाते टाइम यही पोस्चर होना चाहिए। एमएसडी को कौन रिड्यूस कर सकता है? सारे। जॉब रोटेशन, रेगुलर ब्रेक लो, एर्गोनॉमिक्स चेयर यूज करो। गुड एर्गोनॉमिक्स का कौन सा एग्जांपल नहीं है, बेनिफिट नहीं है? इंप्लॉय मोराल तो बढ़ता है। कंप्यूटर वर्कस्टेशन डिजाइन करते टाइम किस चीज का ख्याल रखें? हाइट एंड पोजीशन ऑफ मॉनिटर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत देर तक कंप्यूटर यूज करोगे तो क्या होगा भाई साहब? आपका आई स्ट्रेन बढ़ जाएगी, बैक पेन बढ़ जाएगी, कार्पल टनल सिंड्रोम, सीटीएस, कार्पल टनल सिंड्रोम भी हो जाता है। इसको याद कर लेना, मैं इसको डिस्कस करूंगा इंजरीज के अंदर, हैजार्ड्स के अंदर। कार्पल टनल सिंड्रोम, ब्लड प्रेशर पे फर्क नहीं पड़ता। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपको ना एलिमिनेशन के बेस पे निकालना पड़ता है। अगर तुम्हें सीटीएस नहीं पता क्या होता है तो कम से कम ये तो पता होता है ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, तो एक गलत चॉइस निकालना ज्यादा आसान होती है। ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ जाएगा, हमने कहीं डिस्कस किया इसको। रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरीज को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं? स्ट्रेचिंग करो, ब्रेक्स लो, एक ही जगह मत बैठे रहो। इनमें से कौन सा बेनिफिट नहीं है एर्गोनॉमिक्स इक्विपमेंट का? कंफर्ट बढ़ता है, फटीग कम होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। पुअर एर्गोनॉमिक्स की वजह से एमएसडी होता है। अस्थमा थोड़ी होता है, सीटीएस तो होता है एमएसडी, बैक पेन भी होता है, टेंडिनाइटिस भी एमएसडी होता है। न्यूट्रल पोजीशन मेंटेन करो। एर्गोनॉमिक इंटरवेंशन टू रिड्यूस एमएसडी, एडजस्टेबल वर्क स्टेशन लगाओ। रेगुलर स्ट्रेचिंग एंड एक्सरसाइज से क्या होता है? ब्लड फ्लो बढ़ता है, फटीग कम होती है, हाँ मूड भी एनहांस होता है ऑब्वियसली। जॉब रोटेशन, रेपिटेटिव टास्क को खत्म करने का बेस्ट सॉल्यूशन है जॉब रोटेशन।
एक ही काम बार बार कर रहे हो तो काम चेंज कर दो यार, जॉब रोटेशन कर लो थोड़ी सी। एक ही काम बार बार करना बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता है कई बार। तो क्यों वर्कर्स को आपको एर्गोनॉमिक असेसमेंट और इंटरवेंशन में यूज करना है? सो दैट उनकी कॉपरेशन और एक्सेप्टेंस मिल सके। एमएसडी से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट गलत है? सी गलत है, तो ए बी डी सही है। एर्गोनॉमिक्स और एमएसडी प्रिवेंशन में कौन सी सही स्टेटमेंट है? ऑब्वियसली एर्गोनॉमिक्स जो एमएसडी को प्रिवेंट करती है। इमोबिलाइजेशन क्या होता है? इमोबिलाइज वर्क कल्चर, जिसमें आप स्टैटिक पोजीशन पे काम कर रहे हैं, आप स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे हैं, ब्रेक नहीं ले रहे हैं, एक ही जगह खड़े होकर काम कर रहे हैं। एर्गोनॉमिक्स में स्ट्रेन किसको बोलते हैं? स्ट्रेन होती है स्ट्रेस की वजह से। ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बाय स्ट्रेन स्ट्रेस नहीं है। जब पुअर वर्क एनवायरनमेंट होता है स्ट्रेस क्रिएट होती है। हार्ट बीट, रेस्पिरेशन रेट, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल स्ट्रेन, इंपैक्ट, आउटपुट, बेसिकली स्ट्रेस का रिजल्ट स्ट्रेन है। स्ट्रेस से स्ट्रेन हो जाता है। फिर आंखों पे स्ट्रेस पड़ी जिससे आंखों में स्ट्रेन पैदा होना स्टार्ट हो गया, डिफॉर्मेशन, डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो गया। इनपुट जो है, स्टिमुली जो है वो स्ट्रेस है, स्ट्रेन जो है इंपैक्ट है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस होती हैं जब कन्फाइंड हो जाता है। हार्ट बीट का स्ट्रेस के साथ रिलेशन है। जब ह्यूमन बॉडी के अंदर स्ट्रेस आएगा तो हार्ट बीट बढ़ जाती है। हार्ट रेट, मैक्सिमम हार्ट रेट कैसे निकाली जाती है? 220 माइनस एज ऑफ द पीपल। तो कैसे होनी चाहिए? जैसे तुम्हारी अगर 40 साल की एज है, 220 में से 40 माइनस कर दो तो 180 पर मिनट मैक्सिमम हार्ट रेट होना चाहिए। एक फॉर्मूला है। वर्कलोड से रेस्पिरेशन रेट रिलेटेड होता है। और इसको कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो हैवी लोड करते हो, जल्दी जल्दी सांस लेते हो ना तुम, वही है रेस्पिरेशन। हाई प्रायोरिटी इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल डैशबोर्ड में कहां होना चाहिए? सो दैट प्राइमरी पावर जोन में हो। ये सिमेट्रिक बहुत जरूरी है क्योंकि तभी आप इसको पकड़ सकते हो। ये फॉर्मूला याद रख लेना, हीट गेन लॉस, इसमें बॉडी का टेम्परेचर राइज एस होता है। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा नोट कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। थर्मल कंफर्ट भी होना चाहिए। कॉग्निटिव एर्गोनॉमिक्स, एर्गोनॉमिक्स का पार्ट होता है ये, जो हमारी दिमाग, मेमोरीज, परसेप्शन उससे रिलेटेड है। फिजिकल एर्गोनॉमिक्स जो हमारी बॉडी से रिलेटेड है। कलर नहीं होता आईटी वर्क स्टेशन में, कलर का कोई लेना देना नहीं है। आई लेवल से थोड़ा सा नीचे, मॉनिटर जो है वो आई लेवल से थोड़ा सा नीचे, ये याद कर लेना। आई लेवल के ऊपर, आई लेवल से नीचे, आई लेवल से ऊपर, आई लेवल से थोड़ा सा नीचे। बेसिकली ये अगर आपका आई लेवल है, राइट, सपोज ये आई लेवल है, ये मॉनिटर है, तो आई लेवल से तुम्हें यहां पे फोकस होना चाहिए। ये मॉनिटर है, ये आई लेवल है, तो आई लेवल से थोड़ा सा नीचे, ये बेस्ट है।
ग्लेयर कम होना चाहिए, तो एडिक्वेट लाइटिंग मतलब ग्लेयर कम हो। ये सारे के सारे पोटेंशियल एर्गोनॉमिक हैजार्ड हैं। ये हमने ऑलरेडी कर लिया। ओके, सो आई थिंक ये फ्रेंड्स 25 पेज का डॉक्यूमेंट है, एर्गोनॉमिक्स से रिलेटेड है। काफ़ी आइडिया इसमें आपको मिलेगा, एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। एंजॉय करो, और ये आधे घंटे 45 मिनट का लेक्चर, 45 मिनट का पूरा लेक्चर बना है, इसको गो थ्रू करो। ये एक सब टॉपिक है, ऐसे 450 सब टॉपिक, यू हैव डन योर जॉब। थैंक यू।